डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रिया एल्विश के साथ चलने के लिए दौड़ी। उसकी ऊंची एड़ी के जूते फुटपाथ पर टैप करते हुए टैप टैप की आवाज कर रहे थे। उसने बिल चेक करवाते समय काउंटर पर यूं ही कैजुअली पूछ लिया था कि आज का बिल कितना है। उस आकृति को देखकर वह लगभग बेहोश हो गई थी। अरे बाप रे, इस दिन की कीमत ही $100,000 है। और इसमें एमरल्ड विला के महाप्रबंधक द्वारा एल्विश को उपहार में दी गई शराब की 2 बोतलें भी जोड़ दें तो कुल कीमत लगभग $120,000 हो जाती है। एक रात का खाना इतना महंगा था कि वह चौंका देने वाली रकम लगभग राजू की पूरे साल की जेब खर्च के बराबर थी। सामाजिक स्थिति में इतना अंतर होने के बावजूद उसे राजू की परवाह क्यों करनी चाहिए। प्रिया के दिमाग में योजनाएं बनने लगीं और वह पूरी रफ्तार से काम करने लगी। एल्विश, तुम आजकल कैसे हो? उसने पुकारा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि एल्विश कुछ जवाब दे पाती, उसने अपनी मुस्कान रिया की ओर मोड़ दी। ये तुम्हारी दोस्त है। ये तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाहरी शब्द तो मीठे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल ईर्ष्या से सिकुड़ा हुआ था। इससे ठीक पहले रियूनियन पार्टी में एल्विश ने रिया को दूसरों से सिर्फ एक दोस्त के रूप में मिलवाया था। प्रिया ने यह बात नोटिस कर ली क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि रिया और एल्विश अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हैं। प्रेमिका नहीं। वह बात प्रिया के दिमाग में एक तेज चिंगारी की तरह कौंध गई। क्या इसका मतलब यह था कि उसके पास अभी भी एल्विश का ध्यान आकर्षित करने का मौका था? उसने रिया को गौर से देखा। हाँ, रिया बेशक खूबसूरत थी, लेकिन उसकी पोशाक, उसका कद काठी, उसकी मौजूदगी, सब कुछ उसके मुकाबले श्रेष्ठ था। लेकिन प्रिया बिना लड़ाई के पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगर वह थोड़ी और कोशिश करती, अगर वह लगातार उसके साथ रहती, तो आखिरकार एल्विश को उससे प्यार हो जाता। आखिरकार मनुष्य सरल प्राणी ही तो थे, है ना? प्रिया की राय में सभी पुरुष सोचने के लिए अपने शरीर के निचले हिस्से का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि एल्विश भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे ही योजना उसके मन में आकार लेने लगी, उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। हे, आप अनुमान लगाएं। रिया अचानक एल्विश के सामने प्रकट हुई। उसकी मासूम मुस्कान ने आसपास के लड़कों की आंखें चौंधिया दीं। उसके आत्मविश्वास की खूबसूरती ने उनमें से कुछ को बेशर्मी से घूरने पर मजबूर कर दिया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हे, कितनी बेशर्म है। प्रिया की दिखावटी दयालुता रिया को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। रिया की अंतरात्मा ने उसे बताया कि प्रिया पुरानी दोस्ती के कारण नहीं, बल्कि किसी गुप्त इरादे से एल्विश के पास आ रही थी। एल्विश ने रिया की इस छोटी सी हरकत को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे प्रिया की कोई परवाह नहीं थी, जिसे सालों पहले तथाकथित क्लास ब्यूटी कहा जाता था। अनावश्यक विवाद को न्योता देने से बेहतर है चुप रहना। पुरुष महिलाओं के झगड़ों में दखल नहीं देते। हाँ, प्रिया को देखो, कितनी बेशर्म है। जिसके पास पैसा होता है उसी के पीछे भागती है। हाँ, जब उसे लगता था कि राजू अमीर है, तब वह उसके साथ बैठी थी। अब वह असली बॉस एल्विश को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। चुप रहो, शांत रहो। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। कुछ सहपाठी पास ही में चुपचाप खड़े हो गए। उनकी निगाहें प्रिया की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से टिक गईं। कभी कक्षा की भोली भाली, कई लोगों की चहेती लड़की रही वह अब उनकी नजरों में महज एक छिछली अवसरवादी बनकर रह गई थी। प्रिया ने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुन लिए। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अनजान बनने का नाटक करने की कोशिश की। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन है। उसके और एल्विश के बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाती थी, उसकी उसके लिए तड़प उतनी ही बढ़ती जाती थी। एल्विश, उसने अपनी आवाज को नर्म और मधुर बनाते हुए कहा, क्या तुम कल व्यस्त हो? मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाना अच्छा लगेगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके आसपास के लोग उसकी ओर देख रहे थे, एल्विश की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। एल्विश ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर तनाव का भाव था। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल काफी व्यस्त रहा हूं, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। वैसे भी, मेरी सुरक्षा गार्ड की नौकरी तो है ही। उन्होंने दृढ़ता से इनकार किया। प्रिया के चेहरे पर आशा भरी मुस्कान जम गई। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसके इनकार ने उसके सपनों को चीर दिया, जिससे वह एक पल के लिए अवाक रह गई। यह कोई बहाना नहीं था। एल्विश वास्तव में बहुत व्यस्त था। सुरक्षा गार्ड के रूप में उनका काम महज नौकरी नहीं था, बल्कि यह उनकी समय यात्रा प्रणाली का आधार था। हर 8 घंटे में 8 घंटे काम करने का मतलब था कि वह आयन होल्ड में 8 अतिरिक्त घंटे बिता सकता था। इसके अलावा, उसे मंगशान डाकुओं के शिविरों का पता लगाने के लिए एक निंजा यूवीए ड्रोन भी खरीदना था। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ली हैं, और किसी भी प्रकार के प्रलोभन के बावजूद उनका ध्यान अविचलित रहता है। उसे अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता।
प्रिया भी नहीं। वह खूबसूरत कॉलेज छात्रा नहीं रही थी जिसे वह कभी जानता था। उसकी इच्छा अब स्पष्ट थी, वह घमंडी और चालाक बन चुकी थी, प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए। एल्विश को सब समझ आ गया था और वह सतही आकर्षण के लिए ध्यान भटकाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सन्नाटा छा गया, मानो कोई तूफान आ गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निगाहें एल्विश से प्रिया और फिर वापस एल्विश पर गईं। क्या सच में ऐसा हो रहा था? वहां राजू भी था, जो अपनी पिछली बेइज्जती के घावों को अभी भी सह रहा था। उसे अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। उसका दिमाग चकनाचूर हो गया, वास्तविकता के प्रहार से उसका अहंकार चूर चूर हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्विश के पास करोड़ों की संपत्ति है। उसने अभी अभी $20,000 प्रति बोतल की कीमत वाली शराब पी थी। और फिर भी वह सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था। क्या सुरक्षा गार्ड बनना गुप्त रूप से धनवान बनने का सबसे आसान रास्ता है? या फिर क्या अरबपति लोग अब वाकई इतने शांत स्वभाव के हो गए हैं? सहपाठी आपस में फुसफुसाने लगे, उनका सदमा मधुमक्खियों के झुंड की तरह गूंज रहा था। राजू का दिल हर वाक्य के साथ डूबता जा रहा था। उसकी बड़ी मेहनत से हासिल की गई शान, उसकी पोषकार, उसका शेखी बघारना, सब कुछ एल्विश के सहज प्रभुत्व के कारण एक पल में चकनाचूर हो गया था। एल्विश के सामने तो वह अपने जूते साफ करने लायक भी नहीं था। एमरल्ड विला से निकलने के बाद एल्विश और रिया सदमे में डूबे सहपाठियों के साथ ज्यादा देर नहीं रुके। उनके जाने के बाद रात की हवा हल्की महसूस हुई। वे सीधे पैलेडियम मॉल की ओर रवाना हो गए। पुनर्मिलन समारोह में व्याप्त घुटन भरी दिखावेबाजी की तुलना में मॉल जीवंत प्रतीत हो रहा था। चमकदार रोशनी, पॉलिश किए हुए फर्श, नए संग्रहों से जगमगाती दुकानों के अग्रभाग। हालांकि वे पहले मिल चुके थे और डेटिंग भी कर चुके थे, लेकिन एल्विश को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने वास्तव में एक दूसरे से ठीक से परिचय नहीं कराया था। एल्विश ने इसे एक दूसरे को ठीक से जानने के अवसर के रूप में देखा। दोनों मॉल में घूमते हुए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मुंबई, पैलेडियम मॉल, मुंबई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एल्विश को रिया के बारे में और अधिक जानकारी मिली। उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल भी सरल नहीं है। उन्होंने मुंबई के एक प्रमुख विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वर्तमान में एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर के रूप में इंटर्नशिप कर रही हैं। उसे आमतौर पर कॉस्प्ले और दो आयामी दुनिया की कहानियों का आनंद लेना पसंद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता मुंबई के एक बड़े व्यवसायी हैं। उसके पास बुद्धि, सुंदरता, पैसा, सब कुछ था, लड़कों के लिए एक संपूर्ण सपनों का पैकेज। अपनी बाहों में इतनी आकर्षक और अमीर लड़की को लिए एल्विश पैलेडियम मॉल में तूफान की तरह घूम रहा था। रिया की स्टाइल की समझ अद्भुत है, वह सभी हाई एंड ब्रांड्स को पहचान सकती है, और सबसे बढ़कर उसे एल्विश को तैयार करने में बहुत आनंद आता है। वह जानती थी कि एल्विश के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए चाहे कपड़े हों या महंगी घड़ियां, उसने सब कुछ उसे दे दिया। उन्होंने पूरी रात उन आलीशान दुकानों में खरीदारी की जिनमें कई लोग प्रवेश करने का सपना भी नहीं देखते, और उन्होंने एक भी दुकान नहीं छोड़ी। चाहे रोलेक्स की घड़ियां हों, आयातित कपड़े हों, अरमानी के सूट हों, कुछ भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने काफी घड़ियां खरीदी, लेकिन उन्होंने एल्विश के लिए कई चमड़े के जूते भी खरीदे, अलग अलग डिजाइन के साथ या 8 सूटों के सेट। रिया ने अपने फैशन के चलन को खुलकर अपनाया और ऐसे महंगे आइटम चुने जो एल्विश के व्यक्तित्व के बिल्कुल अनुरूप थे। फैशन की दृष्टि से कपड़े ही इंसान की पहचान बनाते हैं। रिया के कायापलट ने एल्विश के पहले से ही आकर्षक चेहरे को एक फिल्म स्टार की तरह और भी ज्यादा चमकदार बना दिया। रिया के साथ नया एल्विश पैलेडियम मॉल से बाहर निकला, उसकी नई शैली में निर्विवाद आत्मविश्वास झलक रहा था। महंगे स्टोरों में काम करने वाली सेल्स गर्ल्स शर्म से लाल हो गईं, बार बार उसकी तरफ देखती रहीं और आपस में बातें करती रहीं। वाह, वो लड़का कितना सुंदर है। वह लंबा, अमीर और स्टाइलिश है। मैंने अभी अभी उसे बिना पलक झपकाए $30,000 गिराते हुए देखा। उफ, मुझे वैसा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिल पाता। छोड़ो ये सब, उसके बगल में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास जीतने का कोई मौका भी है? एल्विश और रिया के चले जाने के बाद भी दुकान में ईर्ष्या से भरी बातें गूंजती रहीं। रिया गर्व से मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, अब तुम कितनी अलग दिख रही हो, कितनी शानदार। कुछ लोग तो हर चीज में अच्छे दिखने के लिए ही पैदा होते हैं और तुम निश्चित रूप से उनमें से एक हो। एल्विश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज के आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। आभार व्यक्त करते हुए एल्विश ने रिया को $68,000 की पाटेक फिलिप घड़ी खरीद कर दी। रिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और कांपते हाथों से घड़ी का डिब्बा पकड़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एल्विश अपने प्रियजनों के प्रति कभी कंजूस नहीं रहा था। पहले जब उसने $30,000 की रोलेक्स घड़ी खरीदी थी, तो रिया ने तुरंत भुगतान करने की पेशकश की थी, ये कहते हुए कि यह पार्किंग स्थल पर किए गए उसके एहसान का बदला है। उसकी नज़र में, उसे यह घड़ी भेंट करना महज एक औपचारिकता थी। लेकिन एल्विश को यह नहीं पता था कि कोई उस पर लगातार नजर रख रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत छात्रा प्रिया थी।
जब उसने देखा कि वह रिया को वह कीमती घड़ी भेंट कर रहा है, तो ईर्ष्या से उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कॉलेज में उसे और ज्यादा प्रेरित क्यों नहीं किया? उसने मन ही मन खुद को कोसा, उसके दिल में पछतावा पनपने लगा। अगर मैंने किया होता, तो शायद आज मैं उसके साथ चल रही होती। एल्विश और रिया के बीच की हंसी उसके लिए खोए हुए अवसर की एक कड़वी याद दिला रही थी। रात के 12 बजे, रिया को विला कॉम्प्लेक्स में छोड़ने के बाद, एल्विश अपनी कार से अपने घर वापस चला गया। रात की हवा में अभी भी उसके इत्र की हल्की सी खुशबू बाकी थी, और घर पहुंचते ही उसने जल्दी से स्नान किया और नींद में डूबे हुए दिन को खत्म करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह अपना फोन नीचे रखकर आराम करने ही वाला था, बेडसाइड टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर एक इनकमिंग नोटिफिकेशन दिखाई दिया। किसी ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। एल्विश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रीन पर नाम पढ़ा, जो उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ये प्रिया का नाम था। हे, उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी पहली प्रतिक्रिया तो सीधे तौर पर अनुरोध को अस्वीकार करने की थी, लेकिन फिर वह रुक गया, यह महसूस करते हुए कि एक ऐसे सहपाठी को मना करना, जिसने पहले उसी परिसर में पढ़ाई की थी, अनावश्यक रूप से कठोर होगा। एक्सेप्ट पर टैप करने से पहले उसने एक पल सोचा, और बिना किसी वास्तविक भावना के उसकी फॉलो रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, मानो वह उसकी स्क्रीन पर बस एक पल के लिए ही दिखाई दी हो। उसी समय, कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में, प्रिया अपने बिस्तर पर अपने फोन को कसकर पकड़े हुए थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर रही थी, इस उम्मीद में कि क्या एल्विश उसके अनुरोध का जवाब देगा। उसके लिए, एल्विश अब वह शांत कॉलेज का सहपाठी नहीं था जो वह कभी हुआ करता था, अब वह आदर्श पुरुष का प्रतीक था। धनी, सुंदर और अप्राप्य, उसके द्वारा कल्पना की जाने वाली हर कल्पना में पति के रूप में उसकी पहली पसंद। जैसे ही नोटिफिकेशन सामने आया, फॉलो रिक्वेस्ट स्वीकृत, प्रिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, फिर वह बिस्तर पर एकदम सीधी बैठ गई, उत्साह की लहर उसके अंदर दौड़ गई और उसके होंठ अनियंत्रित मुस्कान में बदल गए। उन्होंने मान लिया, उन्होंने सचमुच मुझे स्वीकार कर लिया। उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, उसकी मुठ्ठियां ऐसे भींची हुई थी जैसे उसने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। उसका दिल आगे क्या होगा इसकी उम्मीद से झूम रहा था। एक बार इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार होते ही प्रिया की कल्पनाएं बेकाबू होकर उड़ान भरने लगी और वह आलीशान विला में रहने, डिजाइनर कपड़े पहनने और ऐसे भोजन करने की भव्य कल्पनाओं में खो गई, जहां हर भोजन का मूल्य उसके वर्तमान वार्षिक किराए से भी अधिक हो। उसने पहले भी एल्विश की लापरवाही भरी फिजूल खर्ची देखी थी, जिस तरह से वह लाखों रुपए ऐसे उड़ाता था जैसे वे बेकार के सिक्के हों, और उस तरह के धनवान परिवार में शादी करने की संभावना ने उसके भीतर एक ही समय में इच्छा और पश्चाताप की आग को प्रज्वलित कर दिया था। काश मैंने कॉलेज में उसे और कसकर गले लगाया होता, उसने नाराजगी से आह भरी, उस पल को याद करते हुए जब उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था और जब उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह बहुत जल्दी पीछे हट गई थी। अब, दूर से एल्विश को पहले से कहीं अधिक शानदार ढंग से चमकते हुए देखकर, प्रिया केवल अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और उस उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने के बारे में कल्पना कर सकती थी जिसकी उसे इतनी तीव्र इच्छा थी। बिना किसी झिझक के, प्रिया ने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां मोबाइल कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं क्योंकि वह एल्विश को एक के बाद एक संदेश भेज रही थी। उसका उत्साह समय से परे था। एल्विश, बहुत दिनों बाद मिले, मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो, तुम बहुत सफल हो गए हो। कॉलेज के बाद आपने किस व्यवसाय में कदम रखा? या फिर आपका परिवार पहले से ही धनी है? आप एमरल्ड विला के मालिक कैसे बने? मैंने सुना है कि विला की कीमत ही $100 मिलियन है। और आज वो लड़की, क्या वो सचमुच तुम्हारी सिर्फ दोस्त है? मुझे सच बताओ। एक के बाद एक, वह शब्दों को उगलती रही, चिपचिपी और लगातार, जैसे कोई जुनूनी प्रशंसक अपने प्रिय सेलिब्रिटी का पीछा कर रहा हो। टाइप करने से पहले सोचने में कभी संकोच नहीं करती थी, विचारों की कभी कमी नहीं होती थी। कुछ ही समय में प्रिया 1 दर्जन से अधिक, बल्कि कम से कम 2 दर्जन संदेश भेज चुकी थी। संदेशों के बुलबुले पूरी चैट विंडो में इतने भर गए थे कि वह खुद भी यह नहीं देख पा रही थी कि उसने क्या टाइप किया है। दूसरी ओर, एल्विश ने उसकी बातों को बिना किसी रुचि के पढ़ा, उसका चेहरा भावहीन था और उसकी प्रतिक्रियाएं यथासंभव संक्षिप्त थीं। ओह, हाँ, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों स्थितियों में गहरा विरोधाभास था। जहां प्रिया बातचीत में इस कदर कूद पड़ी जैसे उसकी जान दांव पर लगी हो, वहीं एल्विश के ठंडे और संक्षिप्त जवाबों से साफ पता चलता था कि उसे प्रिया में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एल्विश की विनम्रता उसे पूरी तरह से ब्लॉक करने से रोक रही है। और फिर भी जब प्रिया ने चैट के इतिहास को देखा, जिसमें उसके दर्जनों संदेश एल्विश के एक शब्द के उत्तरों के मुकाबले रखे हुए थे, तो उसे शर्मिंदगी नहीं, बल्कि हैरानी महसूस हुई, मानो वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अब संवाद क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आजकल सभी अमीर लोग सचमुच इतने व्यस्त होते हैं? उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, अपना सिर झुकाते हुए, और फिर जल्दी से अपने आहत स्वाभिमान को शांत करने के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। लेकिन यही तो सच्चाई है। एल्विश जैसे लोग इतने सारे सामाजिक कार्यक्रमों, इतनी सारी व्यावसायिक बैठकों से घिरे रहते हैं, लोग हर समय उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करते रहते होंगे।
और फिर भी उसने मुझे इतनी जल्दी जवाब दिया। क्या इससे यह नहीं पता चलता कि उसे मुझमें दिलचस्पी है या कुछ और? अपने ही शब्दों ने उसे दिलासा दिया और उसने अपने फोन को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में नए दृढ़ संकल्प की चमक थी और वह बुदबुदाई, हे, मेरे पास अभी भी मौका है। अपने मन में, प्रिया ने उसकी शीतलता को गर्मजोशी में बदल दिया, खुद को ये समझाते हुए कि अगर एल्विश वास्तव में दिलचस्पी नहीं रखता, तो वह जवाब देने की जहमत ही नहीं उठाता, एक शब्द भी नहीं बोलता। प्रिया की आंखें चमक रही थीं, उसका मन अभी भी धनवान परिवार में शादी करने की कल्पनाओं में डूबा हुआ था। उसका दिल सुनहरे सपने बुन रहा था जहां वह श्रीमती कार्टर बन जाएगी और एक ऐसा जीवन जिएगी जिसमें प्रसिद्धि और धन किसी की पहुंच से परे होगा। उसी क्षण उसका फोन फिर से बजा, इस बार एल्विश का नहीं, बल्कि उसके कॉन्टैक्ट्स में टॉप फैन बॉय के नाम से सेव किसी व्यक्ति का। उसने राजू को यही नाम दिया था, वह इकलौता लड़का जो हमेशा उसके आसपास मंडराता रहता था, उसका सबसे वफादार प्रशंसक, एक पिल्ले की तरह हमेशा वफादार। मेरी देवी क्या कर रही है? क्या वह सो रही है? क्या आप अगले 2 दिनों में उपलब्ध हैं? मैंने आरक्षण करा लिया है, हम साथ में डिनर पर जा सकते हैं। आप मुझे बाद में जवाब क्यों नहीं देते? क्या आप काम कर रहे हैं? उसकी स्क्रीन पर एक के बाद एक संदेश आते रहे, लगातार नोटिफिकेशन की आवाजें गूंजती रहीं, यहाँ तक कि वह आवाज खुद एक तरह का परेशान करने वाला बैकग्राउंड शोर बन गई जो उसकी नसों को झकझोर देने लगी। उन चिपचिपे संदेशों के समूह पर नजर डालते हुए प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसका दम घुटने लगा। उसके मन में राजू एक मुसीबत, एक ऐसा उपद्रवी बन चुका था जिसे अपनी हदें पता नहीं थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे यह बात कभी समझ नहीं आती थी कि उसके पास उसकी बकवास सुनने से कहीं ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन फिर भी, राजू उसका सबसे बड़ा प्रशंसक था, जो हमेशा उसकी तारीफ करता रहता था, जो उसके अहंकार को संतुष्ट रखने के लिए अपना काम बखूबी करता था। दिखावे के लिए उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं होगी। काफी सोचने के बाद उसने जवाब टाइप किया और एक छोटा सा संदेश भेजा, ओह हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ। किसने सोचा था, थोड़ी सी तवज्जो मिलना आग में घी डालने जैसा था। राजू तुरंत और भी उग्र हो गया, 1 मिनट से भी कम समय में उसे 1 दर्जन संदेश भेजने लगा। संदेशों की भरमार से स्क्रीन इतनी भर गई कि प्रिया का मन किया कि वह अपना फोन फेंक दे। अंततः उसका संयम टूट गया। चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव लिए उसने तुरंत उसके नोटिफिकेशन बंद कर दिए, उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और वापस उस काम की ओर मुड़ गई जिसे वह वास्तव में महत्वपूर्ण मानती थी, एल्विश के साथ चैट करना। उसका भावी आदर्श पति। लेकिन चाहे वह कितनी भी देर तक अपनी स्क्रीन को देखती रही, रिफ्रेश करती रही और इंतजार करती रही, सेकंड एक कष्टदायक गति से रेंगते रहे। एल्विश ने कभी जवाब नहीं दिया। उनकी ओर से चुप्पी किसी भी अस्वीकृति से कहीं अधिक पीड़ादायक थी। अगली सुबह एल्विश कार्टर जागा, आराम से अंगड़ाई ली और अपने शरीर में एक असामान्य आराम की अनुभूति महसूस की। एमरल्ड विला में बसने के बाद से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। शांत वातावरण, खुली हवा और बड़ा कमरा उन्हें पहले से कहीं अधिक गहरी नींद प्रदान करते थे। वह हर रात चैन से सोता था। वह हर सुबह तरोताजा महसूस करते हुए उठता था। चेहरा धोने और दांत ब्रश करने के बाद एल्विश ने लापरवाही से नाइटस्टैंड से अपना फोन उठा लिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो भी ठीक था, लेकिन जब उसने आखिरकार ऐसा किया तो वह तुरंत अकड़ गया। उनके इंस्टाग्राम इनबॉक्स में प्रिया के दर्जनों नए संदेशों की भरमार थी। सबसे हालिया कॉल का समय, सुबह के 4:30 बजे। बिल्कुल नहीं, एल्विश ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके माथे पर एक काली लकीर उभर आई थी। क्या वह इतनी जुनूनी हो गई है? क्या उसे सोना नहीं पड़ा? क्या उसने सचमुच पूरी रात उसे मैसेज भेजकर बिताए? संदेशों की बाढ़ को स्क्रॉल करते हुए एल्विश ने 2-3 संदेशों पर सरसरी नजर डाली और फिर एक थकी हुई आह भरी। उसके पास बाकी पढ़ने का समय नहीं था। उसके पास इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे, जैसे कि अपनी वर्दी पहनना और सुरक्षा गार्ड के रूप में अपने काम पर जाना। काम करने का हर दिन उसके लिए समय गिनने का एक और अवसर था, प्राचीन काल में वापस जाने के एक और दिन करीब। अपनी सुरक्षा वर्दी में साफ सुथरा दिख रहा एल्विश मुंबई टेक पार्क में स्थित बूथ पर वापस चला गया। उसने समय पर एक नजर डाली। काम के घंटे अभी शुरू ही हुए थे। अभी ज्यादा लोग अंदर बाहर नहीं आ जा रहे थे। उत्तम, इसलिए उसने चुपचाप अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन निकाला। खेल शुरू। इस दौरान अनन्या टेक पार्क में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूम रही थी। रिया की उमंग भरी ऊर्जा के विपरीत अनन्या में एक सौम्य आकर्षण था। मनमोहक, प्यारी और निसंदेह एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की। उसने हाल ही में यहाँ एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उसका इंटरव्यू कल हुआ था और आज उसका काम का पहला दिन था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। अनन्या को दिशाओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह दिशा ज्ञान की कमी से पीड़ित है। अगर वह किसी जगह पर कम से कम 10 बार नहीं गई होती, तो वह निश्चित रूप से रास्ता भटक जाती। छुट्टी के बाद भी कभी कभी अपने घर लौटते समय वह रास्ता भटक जाती थी। और अब, काम के पहले दिन ही वह भूल भुलैया जैसे टेक पार्क में पूरी तरह खो गई थी।
लोली जैसी दिखने वाली उसकी प्यारी सी शक्ल उलझन और शर्म से विकृत हो गई थी। अब मैं क्या करूं? काम शुरू होने में बस 10 मिनट बचे हैं। अगर मैं पहले दिन ही देर से पहुंचा, तो क्या मेरे सहकर्मी मुझे गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय नहीं समझेंगे? वह घबराकर चारों ओर घूमने लगी। उसके चारों ओर दर्जनों एक जैसी इमारतें खड़ी थीं। दफ्तर, कॉर्पोरेट स्वीट, सब एक दूसरे से अलग नहीं थे। एक गलत मोड़, दो गलत मोड़, और उसे लगभग चक्कर आने लगे थे। मुझे पता है कि कंपनी बस आगे ही होनी चाहिए, है ना? बाएं मुड़ो और अरे, यहाँ शौचालय क्यों है? शायद ऐसा हो। नहीं, मुझे लगता है मैं इस जगह से पहले ही गुजर चुका हूँ। यही तो सही जगह है। रुको, मैं यहाँ दोबारा कैसे आ गया? अरे यार, मैं तो रास्ता भटक गया। कौन मेरी मदद कर सकता है? वह लगभग रोने ही वाली थी। उसने धीरे से अपना पैर पटका, उसके गाल फूले हुए थे। मैं दिशाओं को लेकर इतना भ्रमित हूँ। मैं अपनी ही कंपनी का पता भी नहीं लगा सकता। वह पिछले आधे घंटे से रास्ता भटक गई थी। वह न केवल अपने साथियों को ढूंढने में नाकाम रही, बल्कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। मैं सचमुच पहले ही दिन रास्ता भटक गया था। हे भगवान! अनन्या के चेहरे पर पूरी तरह से अचंभित भाव थे और वह लगभग आंसुओं के बीच हंस पड़ी। वह मूर्ख नहीं थी, आखिरकार उसके पास डिग्री तो थी ही। तो फिर उसे हर बार दिशा ज्ञान की कमी से क्यों जूझना पड़ता था? काम के पहले दिन ही वह अपनी मूर्खता के कारण लगभग रोने लगी थी। इसी दौरान एक सफाईकर्मी महिला वहां से गुजरी और अनन्या ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जल्दी से पूछा, माफ कीजिए, क्या आपको पता है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वह कहाँ है? सफाईकर्मी महिला ने हैरानी से पलकें झपकाईं। यह मुंबई का सबसे बड़ा टेक पार्क था, जहां सैकड़ों कंपनियां दर्जनों इमारतों में फैली हुई थीं, जो देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। वह भला कैसे पहचान सकती थी कि अनन्या किस कंपनी में काम करती है? उसने अनन्या को एक ऐसी निगाह से देखा जिसका सीधा मतलब था, लड़की, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? उस एक नज़र ने ही भोली अनन्या को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसका साहस सूरज की गर्मी में बर्फ की तरह पिघल गया। उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ और कहने की हिम्मत न होने के कारण, और फिर से इधर उधर भटकने लगी, एक परित्यक्त पिल्ले की तरह बेतरतीब ढंग से गोल गोल घूमने लगी। कुछ और चक्कर लगाने के बाद अनन्या की नज़र आखिरकार सुरक्षा बूथ के अंदर एक युवक पर पड़ी। वह सुरक्षा वर्दी में था, आराम से लेटा हुआ था और उसका चेहरा चमक रहा था। वह अपने फोन पर गेम खेल रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि एल्विश था। उसकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गईं मानो उसने किसी जीवन रक्षक को देख लिया हो। बिना देर किए, वह बूथ की ओर बढ़ी और कांच के दरवाजे पर धीरे से थपथपाया। नमस्ते, सुरक्षा अधिकारी। मैं अनन्या हूँ। मैं इस टेक पार्क में काम करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ही सनकी हूँ। अरे नहीं, नहीं, ये सही नहीं था। वह शर्म से लाल हो गई, शब्दों के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरा मतलब, मैं अनन्या हूँ, और लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप कृपया मुझे मेरी कंपनी तक पहुंचा सकते हैं? एल्विश ने अपना सिर उठाया। खेल के प्रति उसका ध्यान क्षण भर के लिए हट गया था, और वह तुरंत चौंक गया। क्या क्या इस प्यारी लड़की ने अभी अभी कहा कि वह अपने ही कार्यस्थल में खो गई थी? क्या यह उस मशहूर खूबसूरत लेकिन पूरी तरह से अनजान सुंदरता का साक्षात उदाहरण नहीं थी? उसकी निगाहें अनायास ही उसके पूरे शरीर पर घूम गईं और उसके चेहरे पर भावभंगिमा छा गई। उसने हमेशा रिया की सुंदरता को इतना मोहक माना था कि अधिकांश पुरुष उसे देखकर अवाक रह जाते थे, लेकिन उसके सामने खड़ी लड़की के सामने रिया अब कम आकर्षक लग रही थी। रिया के शरीर को पूरी तरह से सुडौल, सुरुचिपूर्ण लेकिन अतिरंजित नहीं, पतला और हाथ में पकड़ने में आरामदायक कहा जा सकता है। लेकिन ये लड़की, उसका रूप एक बिल्कुल अलग ही युद्ध क्षेत्र में था, जो एक ऐसे उन्मादी आकर्षण से भरा हुआ था जिसका विरोध करना असंभव था। एल्विश ने धीरे से खांसा, मानो अपना दिमाग साफ कर रहा हो। फिर उसने धैर्यपूर्वक, कोमल और मोहक आवाज में, जिसमें चिंता की एक अजीब सी तसल्ली भरी गर्माहट थी, पूछा, आपकी कंपनी का नाम क्या है? मुझे बताए, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। अनन्या का असमंजस भरा चेहरा चमक उठा और उसने जल्दी से कंपनी का नाम बता दिया। तो यही वो है, एल्विश ने समझदारी से सिर हिलाया। मुझे पता है। एल्विश ने झटपट अपना फोन निकाला, कंपनी का पता जल्दी से खोजा और कुछ ही सेकंड में रास्ता समझ गया। उसने उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए धैर्यपूर्वक समझाया, सीधे उस तरफ जाए, 5 इमारतें पार कीजिए, फिर दाएं मुड़िए। 2 चौराहे पार कीजिए, फिर 2 और इमारतें पार करते हुए आगे बढ़िए। आपको एक इमारत दिखेगी जिसके बाहर एक पत्थर लगा होगा, वहां प्रवेश कीजिए, लिफ्ट लीजिए और आपका कार्यालय 16वीं मंजिल पर है। ठीक है, धन्यवाद। अनन्या ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और मन ही मन निर्देशों को दोहराया, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई के नोट्स याद कर रहा हो। अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए उसने एल्विश का फोन नंबर भी मांग लिया, बस एहतियात के तौर पर। लेकिन 5 मिनट बाद एल्विश का फोन बजा। उसने फोन उठाया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, रिसीवर से एक कोमल, लगभग सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। सुरक्षाकर्मी साहब, मैं फिर से रास्ता भटक गया।
एल्विश हैरान रह गया, फिर उसने अपने माथे को सहलाया। गंभीरता से उन्होंने सब कुछ इतनी सरलता से समझाया था, यहाँ तक कि चरण दर चरण भी, लेकिन फिर भी ये लड़की रास्ता भटक गई। दूसरी तरफ अनन्या लगभग रोने ही वाली थी। सुरक्षाकर्मी साहब, मेरी कंपनी का काम शुरू होने में बस 5 मिनट बचे हैं। मुझे सच में देर हो रही है, लेकिन मुझे अभी तक अपनी कंपनी नहीं मिली है। कृपया मदद कीजिए। एल्विश ने गहरी सांस ली। ठीक है, हिलना मत, बिल्कुल वहीं रहो जहां तुम हो। मैं तुम्हें लेने आता हूं और खुद तुम्हें वहां ले जाता हूं। उन्हें पहले भी खराब दिशा ज्ञान वाले लोग मिल चुके थे, लेकिन यह एक नया अनुभव था। आज तो उसकी आंखें सचमुच खुल गई थीं। ठीक है, धन्यवाद सुरक्षाकर्मी। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। अनन्या की आवाज में राहत झलक रही थी। कॉल खत्म होते ही उसने अपना फोन सीने से लगा लिया, उसके दिल में एक हल्की सी गर्माहट सी दौड़ गई। ये सुरक्षा गार्ड कितना अच्छा है। वो धैर्यवान, भरोसेमंद और इतना सौम्य था कि उसे अजीब सी तसल्ली मिली। कितना दयालु इंसान है। अनन्या ने उसे अपनी लाइव लोकेशन दी थी, इसलिए एल्विश ने सबसे पहले अपने फोन पर उसकी लाइव लोकेशन खोली और फिर उसे ढूंढकर टेकपाक द्वारा उसे आवंटित इलेक्ट्रिक बाइक स्टॉर्ट की। योजक चिन्ह। लगभग 3-4 मिनट बाद जब एल्विश आखिरकार वहां पहुंचा और अनन्या को पाया, तो वह फूलों की क्यारी से टेक लगाकर खड़ी थी। जब उसने उसे देखा तब तक वह पूरी तरह से असहाय और निराश दिख रही थी। टेक पार्क के विशाल विस्तार के बीच उसका छोटा सा शरीर और भी नाजुक लग रहा था, और उसके प्यारे से लोली जैसे चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखें अनबहे आंसुओं से भरी हुई थीं और वह एक खोई हुई बिल्ली के बच्चे की तरह चारों ओर देख रही थी। वो नजरिया सच में इतना प्यारा था कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एल्विश ने बस अपना सिर हिलाया। मेरी बेचारी बहन, मैंने तुम्हें रास्ता तो साफ साफ दिखा दिया था, लेकिन तुम जितना आगे बढ़ती गई उतना ही उस संगति से दूर होती चली गई। तुम तो बिल्कुल ही निकम्मी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे। दिशाओं के मामले में कोई व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है। अंततः उसके पास पहुंचकर उसने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उसके सामने खड़ी कर दी। चलो, अंदर आ जाओ। एल्विश ने अपने टेक पार्क की इलेक्ट्रिक बाइक की पिछली सीट पर थपथपाया। अच्छा हुआ कि मेरे पास यह है, वरना तुम्हें वापस आने में हमेशा के लिए समय लग जाता। अनजाने में ही आप अपनी कंपनी से बहुत दूर आ गए हैं। अनन्या का कार्यालय पार्क के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में था, और वह किसी न किसी तरह से चलते चलते पश्चिम की ओर पहुंच गई थी। पैदल चलकर वहां पहुंचने में उसे कम से कम 15 मिनट लगेंगे, बशर्ते वह रास्ते में दोबारा न भटक जाए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अनन्या की आंखें चमक उठी जब वह पिछली सीट पर बैठी। उसकी आवाज राहत से भरी थी। अगर आप नहीं होते, तो मैं आज सुबह काम पर भी नहीं पहुंच पाती। अगर मैं अपने पहले दिन देर से पहुंचती, तो शायद वे मुझे नौकरी से निकाल भी देते। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंसुओं से भीगी आंखें चमक उठी। उसकी कृतज्ञता ने उसे लगभग अभिभूत कर दिया। एल्विश अवाक रह गया। पहले दिन देर से आने पर ही आपको नौकरी से निकाले जाने की चिंता सताने लगी। क्या नई पीढ़ी इसी तरह हमारे देश में समृद्धि लाएगी? अनन्या ने मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं कहा। एल्विश ने यह सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित रूप से बैठ गई है, और इलेक्ट्रिक बाइक के गियर को समायोजित करते हुए उसने एक मधुर धुन गाई। जैसे ही बाइक ने रफ्तार पकड़ी, सुबह की हवा उसके गालों से टकराई। एल्विश के पीछे बैठी, उसे अपने सीने में गर्मी की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। लंबे समय बाद पहली बार उसे एक हल्की सी शांति का एहसास हुआ। उसकी पीठ चट्टान की तरह स्थिर, चौड़ी और मजबूत लग रही थी, ऐसी उपस्थिति जिसने उसके दिल को इस तरह धड़का दिया जैसा उसने कई वर्षों से अनुभव नहीं किया था। हवा ठंडी थी, सुरक्षा गार्ड आकर्षक था, और न जाने क्यों, उसके पास खड़े होने मात्र से ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। काश वो मेरा प्रेमी होता, उसने मन ही मन सोचा, अपने निचले होंठ को काटते हुए। उसे अचानक उदासी का एक झटका लगा। उसने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर सहज आत्मविश्वास झलक रहा था। सच में, तुम पश्चिमी तरफ कैसे आ गईं? एल्विश ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। आपकी कंपनी ने आपको वेलकम पैकेट भेजा होगा, है ना? क्या उसमें नक्शा नहीं था? अनन्या शर्मा गई। मैंने देखा तो था, लेकिन सारी इमारतें एक जैसी हैं और मैं किसी तरह रास्ता भटक गई, दिशा के प्रति अपने कमजोर ज्ञान को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए। एल्विश मुस्कुराए और उसने उसे बेनकाब नहीं किया। बाइक की पिछली सीट पर बैठी अनन्या को उसके कपड़ों के नीचे उसकी मजबूत मांसपेशियां महसूस हुईं। वह शर्म से लाल हो गई और सोचने लगी, काश ये यात्रा कभी खत्म न हो। अनन्या ने मन ही मन कामना की। उसकी कोमल आंखें इस यात्रा की लालसा से चमक रही थीं। लेकिन दिल से यह इच्छा व्यक्त करने के बाद मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे कि एल्विश ने सहजता से बाइक पर ब्रेक लगाया, स्टैंड लगाया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ गया। हम यहीं हैं, बस अपने सामने वाली इमारत में जाए और फिर लिफ्ट से इमारत की 16वीं मंजिल पर जाए। वहीं आपका काम है। अंततः वह अपनी कल्पनाओं से निकलकर वास्तविकता में लौट आए। उसका नन्हा सा चेहरा सदमे से स्तब्ध रह गया।
जिस कंपनी को ढूंढने में एल्विश ने 1 घंटे से अधिक समय बर्बाद किया था, उसे ढूंढने में उसे 2 मिनट से भी कम समय लगा। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रो रही हूँ। वो मुझे अचानक काम पर जाने का मन नहीं कर रहा। मैं बस इस बाइक पर इस आकर्षक आदमी के साथ बैठी रहना चाहती हूँ। उसका दिल चुपचाप विरोध कर रहा था, लेकिन उसने अपने बैग को कसकर पकड़ रखा था, हिलना भी नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ देर तक खुद से जूझने के बाद, वह खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि आखिरकार आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। आखिरकार, पहले ही दिन काम से जी चुराना उनके सहकर्मियों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। बहुत अनिच्छा से, वह इलेक्ट्रिक बाइक से उतरी, धीरे से अलविदा कहा और कंपनी की इमारत की ओर चल पड़ी। लेकिन अनन्या द्वारा उठाया गया हर कदम पिछले कदम से अधिक बोझिल प्रतीत होता था। लेकिन फिर भी वह बार बार एल्विश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी निगाहें एल्विश की दूर जाती हुई आकृति पर टिकी रहीं, जो बाइक को सड़क पर सुचारू रूप से चला रहा था। उसकी पीठ धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में दूर जाकर ओझल हो गई। ये सही है। अचानक, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई क्योंकि उसका मूड अचानक से खुश हो गया था। लगता है मैंने सिक्योरिटी गार्ड का फोन नंबर सेव कर लिया है, हाँ हाँ। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसके दिल में आशा का संचार हाल ही में हुआ हो। शायद वह उस बाइक पर आखिरी बार सवारी नहीं कर रही होगी। बस इसी तरह सोचते हुए उसने आखिरकार इमारत का कांच का दरवाजा खोलकर अपनी नई नौकरी की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि क्या वह कभी एल्विश को फिर से देख पाएगी। अपने सिर को झटकते हुए और अपने मन से अनुचित विचारों को दूर करते हुए, उसने उस घटना को भुला दिया और अंततः इमारत में प्रवेश किया ताकि वह अपने काम के पहले दिन की शुरुआत कर सके। जिस दिन एल्विश की मुलाकात अनन्या से हुई, उसी दिन दोपहर के भोजन के दौरान उसने कैजुअली ऑनलाइन ड्रोन का ऑर्डर दे दिया। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं था, बल्कि यह निंजा यूएवी ड्रोन का एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया मॉडल था। यह विशालकाय यंत्र एक बार चार्ज करने पर पूरे 8 घंटे तक हवा में रह सकता था, साथ ही लंबी दूरी के मिशनों के लिए इसमें एक अतिरिक्त बैटरी भी दी गई थी। इसके केंद्र में उद्योग मानक जेनम्यूज H300T कैमरा था, जिसमें 5 मॉड्यूल वाइड एंगल, जूम, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल और नियर इंफ्रारेड मौजूद थे। अकेले जूम लेंस में ही 40 मिलियन पिक्सल थे, जिसमें 34x ऑप्टिकल जूम और 400x डिजिटल जूम की सुविधा थी। थर्मल मॉड्यूल, एक तीक्ष्ण 1280 गुना 1024 रेजोल्यूशन, जो अंधेरे में भी माउस के थर्मल सिग्नेचर का पता लगाने के लिए पर्याप्त है। और खुद ड्रोन की बात करें तो इसे आसमान का चलता फिरता दानव कहा जा सकता है। ये 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, अपने 6 दूरबीननुमा दृष्टि और इंफ्रारेड डिटेक्टरों से चीजों का पता लगा सकता है, और यहां तक कि अपने मिलीमीटर वेव रडार से आने वाले हमलों से भी बच सकता है। इसके चेसिस का 85% हिस्सा कार्बन फाइबर से बना था, ठीक वही सामग्री जो उच्च श्रेणी की स्पोर्ट्स कारों में उपयोग की जाती है। इसके एकमात्र अपवाद इसके नाजुक हिस्से और अत्याधुनिक ऑप्टिकल सिस्टम थे। बेशक, ऐसी उत्कृष्ट कृति बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी, कुल मिलाकर $3,50,000। लेकिन एल्विश ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने बस एक क्लिक से खरीदें बटन दबा दिया। दोपहर 2 बजे तक पैकेज एमरल्ड विला में पहुंचा दिया गया। चमकदार काला ड्रोन अंदर एक उत्कृष्ट कृति की तरह रखा हुआ था। एल्विश की उंगलियां उत्सुकता से दुखने लगीं। उसने तुरंत उसे खोला और काम पर लग गया। कॉलेज में उसने ड्रोन के साथ थोड़ा बहुत प्रयोग किया था, इसलिए नियंत्रण उसके लिए परिचित थे। निंजा यूएवी के विशेष वीआर चश्मे पहनकर उसे एड्रेनालाइन का एक झटका लगा। जैसे ही ड्रोन के घूमने और उड़ान भरने की शुरुआत हुई, एल्विश की हृदय गति तेज हो गई। वर्चुअल रियलिटी में यह अनुभव अजीब तरह से रोमांचक था। निंजा यूएवी ड्रोन एक काले बाज की तरह सीधे हवा में उड़ गया। एल्विश द्वारा उसे आगे बढ़ाने पर उसके रोटर धीरे धीरे घूमने लगे। ये कुछ ही सेकंड में अनन्या के कार्यालय की कांच की खिड़कियों से बाहर निकल गया था। इमर्सिव वीआर गॉगल्स की मदद से एल्विश ने उस लड़की का एक बिल्कुल अलग पहलू देखा, जो आज सुबह दिशाहीन होने के कारण असहाय महसूस कर रही थी। डेस्क के पीछे खड़ी अनन्या ने प्रशिक्षित लय में कीबोर्ड पर टाइप किया। कागजों के ढेर पलटे हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसके लापरवाह स्वभाव में कभी नहीं दिखता था। जैसे ही अनन्या ने उसकी निगाहों की तीव्रता महसूस की, उसने झटके से अपना सिर उठाया और खिड़की की ओर देखा। लेकिन क्षितिज पर बस एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया, आसमान में एक नन्हा सा काला बिंदु। उसकी 100 डिग्री से भी अधिक की कमजोर दृष्टि के कारण वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या है। काम पर वापस जाने से पहले उसने असमंजस में पलकें झपकाईं। एल्विश ने हल्की सी मुस्कान दी। यह मजेदार है। उस दृश्य का आनंद लेने के बाद उसने ड्रोन को कार्यालय से दूर मुंबई के गगनचुंबी इमारतों वाले क्षेत्र के केंद्र की ओर मोड़ दिया। उनका असली मनोरंजन तब शुरू हुआ जब उन्होंने यूएवी की विशेषताओं के साथ प्रयोग करना शुरू किया। शुरुआती खोज काफी मजेदार थी। इसके कार्यों को समझने के दौरान उसे इसमें सेल्फ ट्रैकिंग मोड मिला। एक टैप करते ही ड्रोन ने लक्ष्य पर निशाना साध लिया और लगातार उसका पीछा करता रहा।
उस समय उसका दुर्भाग्यपूर्ण शिकार संयोगवश टायसन नाम का एक जर्मन शेपर्ड कुत्ता था, जो टेक पार्क के मैदान में दौड़ रहा था। ऊंचाई 10 मीटर पर निर्धारित की गई थी, फिर भी ड्रोन शिकारी की सटीकता के साथ नीचे की ओर गोता लगाता हुआ आया। अपने हर कदम का पीछा करती हुई उस मशीन की तेज आवाज को देखकर टायसन डर के मारे लगभग पेशाब करने ही वाला था, और पार्क में ऐसे भागा जैसे उसका पीछा शैतान कर रहे हों। एल्विश इतना हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। बेचारा टायसन। मजाक खत्म होते ही वह गंभीर परीक्षण में जुट गया। थर्मल इमेजिंग, इंफ्रारेड स्कैनिंग, जूम स्टेबिलाइजेशन, सब कुछ एकदम सही ढंग से काम कर रहा था। सेंसरों के स्पष्ट रिजोल्यूशन ने कोई भी छिपने की जगह, गुफा या छाया को उससे छिपा नहीं रहने दिया। हर फंक्शन ठीक से काम कर रहा है, एल्विश ने धीरे से कहा। मिस एवलिन को उन डाकुओं को ढूंढने में मदद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लगातार समय संचित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि उसे प्राचीन काल में लौटना होगा। वादा तो वादा होता है, वह मिस एवलिन को उस खतरे का सामना करने के लिए अपने बिना नहीं छोड़ सकता था। दूसरी ओर उसे रणनीतिक व्यवस्था करनी होगी। आधुनिक युग में भी तोपें और बंदूकें उसकी पहुंच से बाहर थीं, और उचित संपर्कों के अभाव में तो वे उसके दिमाग में मात्र अवधारणाएं ही थीं। सौभाग्य से 2 दिन पहले उसने विक्रम से बात की थी, जिसने कहा था कि उसके संपर्कों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे हथियार मुहैया करा सकता है। स्वाभाविक रूप से चून की बंदूक रखना कानून के खिलाफ था, इसलिए एल्विश ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन सिर्फ 2 पिस्तौल हासिल करना ही प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। विक्रम ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। सुरक्षा वर्दी चार्ज होते ही मुझे तुरंत वापस जाना होगा। नाथन ने मुझे बताया था कि चार्ल्स बहुत ही प्रतिशोधी कमीना है, इसलिए वह जरूर बदला लेगा। मैं ढिलाई नहीं कर सकता। चून की बंदूकें अभी भी अस्थायी रूप से उसकी पहुंच से बाहर हैं, इसलिए एल्विश ने कुछ ऐसा विकल्प चुना जो प्राप्त करना आसान हो, एक स्टन बैटन। उसने वेब के माध्यम से एक हाई वोल्टेज वाला ऑर्डर किया, फिर दुकान के मालिक को निजी तौर पर संदेश भेजकर अपनी असली मांग बताई। वह चाहता था कि बैटन को बेहतर बैटरी लाइफ के लिए कस्टमाइज किया जाए, और अधिमानतः इतनी ताकत हो कि एक ही बार में किसी व्यक्ति को बेहोश कर सके। जवाब तुरंत आया, तत्काल इनकार। विक्रेता ने बार बार कसम खाकर कहा कि वह एक ईमानदार व्यापारी है जिसने कभी किसी अवैध काम में हाथ नहीं डाला। उसकी आवाज इतनी आत्मविश्वास भरी थी कि एल्विश को लगभग उसकी बात पर यकीन हो गया। लेकिन जैसे ही एल्विश ने लापरवाही से काम के लिए अतिरिक्त $3000 दे दिए, उस ईमानदार दुकानदार की नैतिकता कांच की तरह टूट गई। 10 सेकंड से भी कम समय में वह लड़का खुशी से झूम उठा। अरे वाह, आपको बिल्कुल सही व्यक्ति मिल गया। चैट के लिए मुझे व्हाट्सएप पर ऐड करें, कुछ भी हो सकता है। क्या गजब का बदलाव है। $3000 मिलते ही दुकानदार ने तुरंत वादा किया कि वह आज रात तक मॉडिफिकेशन का काम पूरा कर देगा और कल तक कस्टम स्टन बैटन भेज देगा। उसका उत्साह देखकर एल्विश सोचने लगा कि क्या वह आदमी पूरी जिंदगी ऐसे ग्राहक का इंतजार कर रहा था। उस अपग्रेड का ऑर्डर देने के बाद एल्विश ने दोपहर 5:30 बजे तक अपना निंजा यूएवी ड्रोन उड़ाया, फिर उसे बहुत सावधानी से रख दिया। एल्विश ने रात तक निंजा यूएवी ड्रोन से खेला, और जैसे ही घड़ी में 6 बजने वाले थे, उसने उसे सावधानीपूर्वक रख दिया, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक स्टॉक की और अपने दैनिक सुरक्षा दौरों के हिस्से के रूप में मुंबई टेक पार्क के आसपास गश्त करना शुरू कर दिया। गश्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं था, यह एक दैनिक दिनचर्या थी, आसान थी, और इसके लिए एक समान गति और पैनी नज़र के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। यदि वह शाम 6 बजे तक पार्क की परिधि के आसपास गश्त करता है, तो वह काम खत्म करके घर जा सकता है। इस प्रकार एक और सफल दिन का अंत होगा। लेकिन अपने चक्कर के आधे रास्ते में ही एल्विश ने थोड़ी ही दूरी पर एक परिचित चेहरा खड़ा देखा। क्या ये? उसने अपनी बाइक रोकी और ध्यान से देखने लगा। क्या ये वही लड़की नहीं है जो आज सुबह मिली थी? यह नज़ारा देखकर उसने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। ये सचमुच अनन्या ही थी, और वह एक रास्ते के किनारे घबराई हुई खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो हैरानी से फड़फड़ा रही हैं, होंठ दबे हुए हैं, और वह विशाल टेक पार्क में बिल्कुल बेमेल प्रतीत होती है। एल्विश अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह वहां मूर्ख की तरह क्यों खड़ी है? कहीं वह फिर से रास्ता तो नहीं भटक गई? बाइक को पकड़कर वह एक तरफ झुक गया और उलझन में पूछा, फिर से रास्ता भटक गए? जैसे ही अनन्या ने उसकी आवाज पहचानी, उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। उसका नन्हा सा चेहरा पल भर में खिल उठा और उसकी आंखें राहत से चमक उठी, मानो उसे रेगिस्तान के बीचों बीच कोई रक्षक मिल गया हो। ये तुम हो? मैं? उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसके गाल एकदम लाल हो गए, जिससे वह और भी ज्यादा अस्त व्यस्त दिखने लगी। एल्विश लगभग जोर से हंस पड़ा। उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला था, वह सचमुच फिर से रास्ता भटक गई थी। सच तो यह है कि अनन्या जानती थी कि उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने आज शाम अपने सहकर्मियों के साथ निकलने की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। जब तक वह उनके पीछे पीछे टेक पार्क से बाहर निकल जाती, तब तक वह आसानी से टैक्सी पकड़कर बिना किसी परेशानी के घर जा सकती थी।
दुर्भाग्यवश आज उसे देर हो गई थी और इसी वजह से उस पर काम का बोझ बढ़ गया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह देर शाम तक रुककर अतिरिक्त काम करे। जब उसने आखिरकार काम पूरा किया और दफ्तर से बाहर निकली, तब तक उसके सभी सहकर्मी जा चुके थे। वह अकेली ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसे मुख्य निकास द्वार का जरा भी पता नहीं था। उसने एक रास्ता आजमाया, फिर दूसरा, लेकिन कोई भी रास्ता ठीक नहीं लगा। आधे घंटे से अधिक समय तक भटकने के बाद वह भ्रमित दिखी और फिर से रास्ता भटक गई। उसे वहां बेबस खड़े देखकर एल्विश ने एक लंबी सांस ली। छोड़ो इसे, मैं आज अंत तक एक अच्छा इंसान बना रहूंगा, ठीक है? वैसे भी मेरी ड्यूटी लगभग खत्म होने वाली है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा और घर छोड़ दूंगा। उसकी आवाज में बेबसी थी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी गर्माहट भी। ये लड़की वाकई कुछ अलग थी, इतनी प्यारी लेकिन इतनी भोली, फिर भी उसकी मासूमियत के कारण उसे यहाँ अकेला छोड़ना नामुमकिन था। खासकर इन दिनों शहर में रात के समय सुरक्षा का अभाव है। अनन्या का चेहरा तुरंत खिल उठा और वह उछलती हुई दौड़कर उसके पास गई। बिना किसी झिझक के वह उसकी इलेक्ट्रिक बाइक के पीछे बैठ गई और आराम से बैठते हुए उसने अपने हाथ हल्के से उसके कंधों पर रख दिए। जैसे ही वह उसके पीछे पहुंची, उसके दिल की धड़कन बेकाबू होकर बढ़ने लगी। उस सुबह उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके साथ फिर से बैठेगी, लेकिन फिर भी ये पल उसकी कल्पना से परे था। अनन्या का घर मुंबई टेक पार्क से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक से वहां पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगते थे, लेकिन किसी तरह ये छोटी सी यात्रा उसे सुखद और आरामदायक महसूस हुई। जैसे ही रात की हल्की हवा उनके चेहरों को सहलाने लगी, दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। उनके शब्द बाइक की सरसराहट के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से घुल मिल गए, जिससे वह क्षण किसी फिल्म के दृश्य जैसा प्रतीत हुआ। बातचीत और अनौपचारिक चर्चा के बाद एल्विश को अनन्या के बारे में और अधिक जानकारी मिली। अनन्या ने इसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और भविष्य के प्रति उत्साह और आशावाद से भरी हुई टेक पार्क के भीतर एक विज्ञापन डिजाइन कंपनी में अपनी पहली नौकरी हासिल की थी। लेकिन जैसे ही एल्विश ने अपनी बाहें उठाकर उत्सुकता से पूछा, तुम इस कदर कैसे भटक गई कि तुम्हें अपनी ही कंपनी का पता नहीं है? उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और वह केवल तिरस्कारपूर्ण हंसी हंस सकी। अंततः उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। उसकी आवाज कोमल लेकिन सच्ची थी। उसकी उंगलियां भी अपने बैग के किनारे पर चिंता से कस गईं, मानो उसे डर था कि वह उस पर हंसेगा। स्कूल में दूसरी कक्षा में ही पता चला कि वह जन्मजात संज्ञानात्मक विकार, डेवलपमेंटल टोपोग्राफिकल डिसोरिएंटेशन डी से पीड़ित है, जिसके कारण उसके लिए स्थानिक संबंधों को समझना लगभग असंभव हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दिशा का उसका बोध इतना खराब हो जाता है कि वह अक्सर उन वातावरणों में भी रास्ता भटक जाती है जहां वह कई बार जा चुकी होती है। अनन्या की स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी। ऐसी स्थिति का सामना इस ग्रह पर केवल कुछ ही व्यक्तियों ने किया था। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन एक बार हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं था, बस इसके साथ जीना सीखना पड़ता था। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसी वजह से वह एक ही दिन में 2 बार रास्ता भटक गई थी, क्योंकि उसका अपना दिमाग रास्ता खोजने में असमर्थ था और वह इसके आगे बेबस थी। अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर मुंबई की व्यस्त सड़कों से गुजरते हुए एल्विश एक स्थिर गति से आगे बढ़ा, कारों और हॉर्न बजाते रिक्शाओं से बचते हुए आखिरकार एक आवासीय परिसर के सामने रुक गया। बस यही है, उसने बाइक पार्क करते हुए सहज भाव से कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हेलमेट उतार पाता, अनन्या पहले ही बाइक से उतर चुकी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने भावुकता से कांपती आवाज में कहा। उसकी चमकदार आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो उसे अभी अभी निराशा के चंगुल से निकाला गया हो। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, धड़कन इतनी तेज और इतनी जोरदार थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस साधारण दिखने वाले सुरक्षाकर्मी के साथ उसके सीने में एक अजीब लेकिन अद्भुत भावना उमड़ रही थी, कुछ ऐसा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। क्या यही वो बात थी जिसे दूसरे लोग पहली नज़र में प्यार होना कहते थे? इस एहसास से उसके गाल लाल हो गए और उसने झटके से अपना सिर हिलाया, मानो उस विचार को दूर भगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके गालों पर गर्मी बनी रही। कम से कम एक बात तो निश्चित थी कि यह आदमी भले ही एक साधारण गार्ड हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उन अधिकांश व्यक्तियों की तुलना में अधिक विनम्र था जिनसे वह कभी मिली थी। थम्स अप का चिन्ह, थम्स अप का चिन्ह। वाह, क्या ऐसा हो सकता है क्या? कहानी के दिमाग घुमा देने वाले सवाल। तारांकन प्रिया का मास्टर प्लान। प्रिया अब इंस्टाग्राम पर घुस चुकी है। क्या वह एल्विश को फंसाने के लिए रिया या अनन्या के खिलाफ कोई गंदी साजिश रचेगी? क्या उसकी ईर्ष्या उसे किसी अपराध की ओर धकेल देगी? तारांकन अनन्या का रहस्य। अनन्या को दिशाओं का ज्ञान नहीं है, डीटीडी, लेकिन क्या ये सच है? या फिर यह एल्विश के करीब रहने का उसका कोई मासूम बहाना है? क्या वह उतनी भोली है जितनी दिखती है? तारांकन सुरक्षा गार्ड या जासूस? एल्विश ने $3,50,000 का निंजा ड्रोन खरीदा है और अब वह स्टन बैटन, बिजली का डंडा भी कस्टमाइज करवा रहा है। एक मामूली गार्ड को इन हथियारों की क्या जरूरत? क्या प्राचीन काल आयनहोल्ड का कोई दुश्मन अब आधुनिक दुनिया में कदम रखने वाला है?
तारांकन राजू का ब्रेकिंग पॉइंट। बेचारा राजू, जो प्रिया के लिए टॉप फैन बॉय बना बैठा है, जब उसे पता चलेगा कि जिस प्रिया के लिए वह पागल है, वह एल्विश के तलवे चाट रही है, तो क्या राजू बदला लेने के लिए एल्विश के दुश्मनों से हाथ मिला लेगा? तारांकन रिया बनाम अनन्या। एक तरफ रिच और स्टाइलिश रिया है जिसने उसे $68,000 की घड़ी दी, और दूसरी तरफ क्यूट और असहाय अनन्या है। एल्विश का दिल किसके लिए धड़केगा? या फिर वह अपनी टाइम ट्रैवल की दुनिया के चक्कर में इन दोनों का दिल तोड़ देगा?